हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस स्टडीज यूट्यूब चैनल में। आपका सब्जेक्ट काफी लंबे समय से यही चलता आ रहा है। सब्जेक्ट है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, इसके बाद आपका क्या नाम है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको बताया गया था सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के बारे में, क्लीवेज के बारे में। आज आपको बताया जा रहा है टॉपिक जो आज का है क्रेब्स साइकिल या TCA, या इसे हम सिट्रिक क्या बोलते हैं, इसे एक और नाम हम देते हैं। जो नाम है इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि इसे TCS को हेंस क्रेब्स ने 1937 में खोज की थी। 1937 में खोजा था। किसको? क्रेब्स साइकिल्स को। इस नाते इसका नाम जो पड़ गया था इन्हें इसका नाम भी क्या पड़ गया था? क्रेब्स साइकिल के नाम से। इन्हें इसके उपलक्ष्य के कारण इसी काम के कारण इन्हें कब 1953 में यानी 1953 में जब वाटसन और क्रिक पाए थे, 1953 में क्रेब्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कारण? ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन उन्होंने TCS का निर्माण, सिट्रिक एसिड का साइकिल का निर्माण किया था या उसके बारे में खोजा था या बहुत सारे इसमें था। TCS को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें मुख्य क्या था? देखिए, सबसे पहले आपको देखा गया था कि जब आपका पायरुविक एसिड का क्लीवेज हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? एस्टिल कोएंजाइम A प्राप्त हुआ था। ये जो तीर उधर से दिखाई दे रही है, तो जब उसमें NAD जो है NADH2 में परिवर्तन हो रहा था, तो वहां से ये प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड सबसे मुख्य चीज है। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल में से क्या होता है? पहला जो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड्स का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है? असल में क्या होता है? जो एस्टिल कोएंजाइम A होता है, ये जो होता है जब किसमें प्रवेश करता है, क्या नाम है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया में जब प्रवेश करता है, तो यह विभिन्न क्रियाओं या श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत होने लगता है और होते हुए कोएंजाइम्स के निर्माण करता है। उसके बाद पहला जो स्टेप काम करता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, इसका निर्माण। तो ये किसकी उपस्थिति में? जब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले ही उपस्थित 4 कार्बन वाले कौन होते हैं? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और जल के साथ क्रिया करके 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एस्टिल कोएंजाइम्स होता है, वह ऑलरेडी कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो एस्टिल कोएंजाइम जो आप देखे होंगे, जो उसकी साइकिल हमने बनाया था, तो उसमें लिखा था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड लिखा था। तो उसका जब हम जल के साथ यानी इसको एक तरह से मान के चलिए, इसी को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कोएंजाइम्स ए अलग हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है?
सिट्रिक एसिड प्राप्त हो जाता है, जिसके कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 कार्बन की संख्या होगी। ये भी कितने? 6 कार्बन वाले के साथ होती है। इसके बाद इनका डिहाइड्रेशन होता है, किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे क्या होता है? सिट्रेट सिंथेसिस की क्रिया होती है। यहाँ पे जो क्रिया होती है सिट्रेट सिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके कारण हम सिट्रिक एसिड और कोएंजाइम ए हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्रिया होती है वह होता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है सिट्रिक एसिड का। तो ये सिट्रिक एसिड जब परिवर्तित और डिहाइड्रोजनेट होती है तो सिस एसिटोनिक एसिड प्राप्त होती है, जो किसकी उपस्थिति में होती है? एक्टिनोज की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत शब्दों का यहाँ महत्व है। बहुत सारे चीजों को, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखते हुए आप जो चीज नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उसको पॉज करके आप उसके व्यू को देखते हुए उसको कमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, ताकि हम उस पर रिएक्ट दे सके, अर्थात आपके प्रश्नों का जवाब हम दे सके। इसके बाद जो होता है हाइड्रोजनेशन, सिस एसिटोनिक एसिड का क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम वो चीज नहीं इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे क्या है? क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है किसकी उपस्थिति में? एक्टिनेज की उपस्थिति में, तो हमें सिस प्राप्त होता है। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन करते हैं किसकी उपस्थिति में? एक्टिनेज की ही उपस्थिति में हम जब कराते हैं तो हमें कौन सा प्राप्त होता है? आइसोसिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल में सिट्रिक एसिड से जब एसिस एक्टिनिक एसिड प्राप्त होता है तो Fe यहाँ पे लगता है, CO2 यहाँ से निकल जाता है। परंतु जैसे ही हाइड्रोजनेस की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है एक्टिनेज की उपस्थिति में, तो यहाँ पे Fe भी जुड़ रहा है और H2O भी जुड़ रहा है, तब हमको क्या प्राप्त होता है? आइसोसेप्टिक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद आगे ये फर्दर क्रिया चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है, इतनी तेजी से चलती रहती है कि हम इसे बहुत ज्यादा केयरफुली देख तो सकते हैं, लेकिन समझने में बड़ा कठिनाई होती है। तो इसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है, इसमें देखिए हाफ O2 जो क्या करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे जो है उपस्थिति NADP होता है। NADP जो होता है, और NADP जो होता है किसमें? NADPH2 में क्या होता है? NADP.2H में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे कौन लगता है? Mn2+ लगता है। यहाँ पे Fe2+ था इन सब में, यहाँ पे क्या है? Mn2+ लगने का काम जुड़ जाता है। और ये सबसे पहले कौन से? डिहाइड्रोजनेशन की, आइसोसेप्ट्रिक का डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है, ये क्रिया नंबर फर्स्ट होती है। क्रिया नंबर क्या होती है? ये फर्स्ट होती है। यहाँ पे मूल रूप से लगभग हमें 3 ATP का लाभ होता है, यहीं से हमको ATP मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी स्टिल कोएंजाइम्स में हमें प्राप्त हुआ था, वो आपको हमने बताया था कि 2 और थे NADH2 के, तो वो हमें 3 प्रत्येक से 1 मिलता था, तो ये 3 हमें वहां पे मिल गए। उसके बाद सिट्रिक एसिड बना, नहीं मिला। सिस एक्टोनिक एसिड बना, नहीं मिला। आइसोसिट्रिक एसिड बना, नहीं मिला। लेकिन जैसे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया कराते हैं तो हमें ऑक्सोसक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। उसके पहले ही NADP जो होता है वह ATP को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। यह डिहाइड्रेशन की क्रिया का फर्स्ट ऑफ रोल होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है आइसोसिट्रिक अम्ल से 2 हाइड्रोजन परमाणु, आइसोसिट्रिक एसिड के अम्ल से 2 हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? 6 कार्बन है। क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु NAD+ से मिल करके NADP.2H का निर्माण कर लेते हैं, करते हुए ऑक्सोसक्सेनिक एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या होता है?
यहाँ पे आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से हमें एटीपी का भी लाभ होता है। इस प्रकार से आगे अभी देखिए, ये भी 6 कार्बन का है, सिस एक्टिनिक एसिड भी 6 कार्बन का है, आइसोसेट्रिक भी आपका क्या होगा, 6 कार्बन का ही होगा। ये भी आइसोसेट्रिक भी आपका क्या होगा, 6 कार्बन का ही होगा। ये सी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6 कार्बन का है। लेकिन अब देखिए, आइसोसेक्सेनिक एसिड जो हमें प्राप्त हुआ, ये भी कितने कार्बन का होगा, ये भी हमारा 6 कार्बन का ही होगा। कौन, आइसोसेट्रिक जो एसिड है, ये भी हमें 6 कार्बन का ही प्राप्त होगा। अब आगे देखिए क्या होता है, हाँ, आइसोसेक्सेनिक एसिड जो है कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में क्रिया करता है, अर्थात इस अक्रिया में इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसको, देखिए हम यहाँ तोड़ करके लिख रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया ये फास्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिया में आक्सोसेक्सेनिक एसिड जो होता है वह डी या बी कार्बोक्सिलेशन के कारण, यानी डी कार्बोक्सिलेशन के कारण CO2 को मुक्त करता है कि एक अणु को, यह एक ही अणु होता है, को एक अणु को बाहर करता है और अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड में बदल जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड में क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड में क्या होता है, बदल जाता है। ये क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड में हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये सारी चीजें क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से मिले होते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से हमें इस चीज को समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये किस प्रकार से कहाँ क्या होता है। अब तक देखिए, एक 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन सब मिलते चले, लेकिन जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अर्थात अब ये साइकिल की क्रिया धीरे धीरे कार्बन की संख्या में क्या होता, क्रम श्रृंखलाबद्ध जो है वो धीरे धीरे टूटते हुए कम होता दिखाई देता है। इसके बाद जो आता है डिहाइड्रोजनेशन की जो सेकेंड क्रिया होती है, ये है आपका यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटानिक डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया, इसको हम सेकेंड बोलेंगे। फर्स्ट आप में देखे होंगे आइसोसेट्रिक वाला। तो देखिए सेकेंड वाले में क्या होता है, जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है ऑक्सी श्वसन क्रिया के ऑक्सी क्रिया माध्यम से क्या होता है, ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज में के द्वारा परिवर्तित होते हुए सक्सेनिल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे अल्फा ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटानिक से हमें क्या प्राप्त होते हैं, सक्सेनिलेस कोएंजाइम ए, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। CO2 निकल जाता है बाहर एक, और NAD क्या होता है, NAD to H में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ भी हम हाफ O2 से हम H2O का निर्माण करते हैं या H2O का निर्माण प्राप्त होते हुए देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है। मतलब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए
कि ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। एक चीज देखिए आपको, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की क्रिया है, यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया जब हुई थी तो ये डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये क्रिया क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आप। और यही पर देखेंगे डिहाइड्रोजनेस की क्रिया फर्स्ट ऑफ में हुआ था, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें एटीपी प्राप्त हुआ था। तो सेम प्रोसेस, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहां पे ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, तो यहाँ पे भी हमें उतना ही एटीपी का लाभ हो रहा है जितना कि हमें आइसोसेट्रिक वाले फर्स्ट ऑफ ऑल में डिहाइड्रोजनेस की क्रिया में प्राप्त हुआ था। अब देखिए क्या सक्सेनिल क्या करता है, सक्सेनिल क्या करेगा भाई, देखिए सक्सेनिल अगला जो है ये होता है एटीपी का फास्फोरिलेशन की क्रिया। जो एटीपी का क्या होता है, फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं एटीपी ऐसे PHOS फास्फो फास्फोलिरेशन RLYATION फास्फोरिलेशन ऑफ एटीपी। क्या है, एटीपी, यानी सक्सेनिल जो होता है, ये सक्सेनिल को एंजाइम का जब जलीय अपघटन हम कराते हैं तो वह सक्सेनिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आपके सक्सेनिक एसिड में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में, सक्सिनेट थाइकाइनोज की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा, सक्सिनेट थाइकाइनोज की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कोएंजाइम फिर से उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो होता है कोएंजाइम जो है ये बाहर निकल जाता है यहाँ पे साथ में, मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ बाहर हम कोएंजाइम ए को दिखा सकते हैं। कोएंजाइम ए पुनः वापस बाहर निकल जाता है, साथ में कुछ ऊर्जा भी निकलती है जो जीडीपी प्लस आईपी के रूप में होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में, जीटीपी के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिससे मूल रूप से हमें एक ही जो होता है एक ही एटीपी का लाभ होता है। देखिए जीडीपी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जीडीपी प्लस आईपी का मतलब होगा एडीपी। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट, जीडीपी प्लस एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एटीपी के इस क्रिया में आईपी जो होता है यही एक दूसरे के ये दोनों तो सेम होते हैं, लेकिन आईपी या मैंने एडीपी जो होता है वही एटीपी के रूप में कन्वर्ट होने का काम करता है। तो इन सब चीजों को आप बहुत बेकायदे से बारीकी से पढ़ने का काम करिएगा। जब भी जो चीजें हमने चार्ट पे बना रखा है इसको तो आप पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे और फर्दर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। साथ में क्या होता है कि ये जो टर्म आते हैं जीडीपी, एटीपी, एडीपी, इन सबको भी आप अलग से विस्तृत रूप से भी पढ़ने की कोशिश करेगा। बाकी हम तो इसमें है कि हम आपको इन सब के बारे में छोटा छोटा करके आगे फर्दर, जैसे आपके लगातार हमारे चैनल्स को अगर प्रोत्साहन मिलता रहा, हमें प्रोत्साहन मिलती रही, हमें खुशी होती रहेगी कि हम आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं और भी अच्छी तरीके से, जैसे फार्मर नीट प्रिपरेशन या अन्य क्या नाम है कि आपका दिल्ली का बहुत सारे ऐसे जो है
क्या कहते हैं आपके यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जामिनेशन, उसमें भी इन सब चीज़ों का उपयोग है। तो मैं उसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताता रहूँगा। अभी हमने उसके लिए नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करा दिया है और स्वयं मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो आगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको देते रहेंगे। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तो आप यहाँ क्या हुआ, सक्सेनिल कोएंजाइम ए जो है सक्सेनिक एसिड की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कौन, सक्सिनेट थाइकाइनेज का उपयोग किया जाता है। ये सारे एक तरह से एंजाइमेटिक होते हैं, इनसे हमें एटीपी का लाभ होता है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ फास्फोरिलेशन ऑफ द एटीपी, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए पहली बार हमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया की जो युक्ति है वो दिखने के समान प्रतीत होती है, लेकिन ये क्रिया सब किसकी उपस्थिति में, सारे फास्फोरिलेशन की जितनी भी क्रिया, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारे प्रकाश की उपस्थिति में हो रहे हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे जो है कार्बन की संख्या क्या होती है, जब कीटोग्लूटारिक से एक कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, 4 कार्बन आ जाएंगे, यानी सक्सेनिक एसिड आ जाएगा। तो सक्सेनिक एसिड भी आपका कितना है, 4 कार्बन का है। सक्सेनिक एसिड भी हमारा कितने का है, 4 कार्बन का है। अब देखिए सक्सेनेट एसिड के बाद सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज की क्रिया हो रही है, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज की क्रिया हो रही है, डिहाइड्रोजनेज की क्रिया हो रही है। एक आप यहाँ देखे थे आइसोसेप्टिक डिहाइड्रोजनेज की क्रिया, वही क्रिया यहाँ पे भी एक तरह से सेम प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पे जब हो रही है तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे FAD है, FAD+2H में बदल रहा है। यहाँ पे भी हाफ O2 जो किसमें रूप में, जल के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सारे क्रियाएं एक साथ होते हैं, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड। क्या प्राप्त हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हो रहा है। किसकी उपस्थिति में, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये डिहाइड्रोजनेज की तीसरी कड़ी है। डिहाइड्रोजनेज की क्या है, ये देखिए डिहाइड्रोजनेज, डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेज यहाँ है 1, 2 और ये तीसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी में हमें क्या है, मुख्य रूप से हमें जब डिहाइड्रोजनेज हो रही है तो यहाँ पे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जो मुख्यतः 2 ही प्राप्त होगी, जो हमें कि FAD से FAD या FADH2S में क्या होता है, हमें यहाँ 2 ATP का लाभ हो रहा है मूल रूप से। आगे चलिए देखिए क्या है, हाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया से तो हमें सक्सेनिक एसिड से हमें क्या, फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हो गया। अब फ्यूमेरिक एसिड जो है जल के एक अणु को ग्रहण करते हुए या उसके साथ संयुक्त होते हुए मैलिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए ये जल इसके साथ जुड़ रहा है, जुड़ करके मैलिक एसिड के निर्माण में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ताकि आगे की जो क्रिया है वो संपन्न हो सके। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा एंजाइम क्रिया कर रहा है, फ्यूमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, फ्यूमरेज एंजाइम हो रहा है। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, हाइड्रोजनेशन की क्रिया। क्या है, हाइड्रोजनेशन क्रिया इस नाते हो रही है क्योंकि यहाँ पे किसका उपयोग किया गया है, जल का। किसका उपयोग किया गया है, जल का। इस नाते ये हाइड्रोजनेशन की क्रिया कहलाती है। तो इस तरह से फ्यूमेरिक एसिड हाइड्रोजनेशन की क्रिया के माध्यम से, यानी अर्थात जल को जोड़ते हुए फ्यूमरेज की उपस्थिति में मैलिक एसिड के रूप में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, मैलिक एसिड के रूप में बदल जाता है। यहाँ से आगे जो क्रिया होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्यों होगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि डिहाइड्रोजनेज, मतलब यहाँ से हमें एक बार पुनः ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। ये डिहाइड्रोजनेज की चौथी क्रिया होती है। फ्यूमेरिक एसिड की भी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पे भी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। मैलिक एसिड का कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एक ही बार कीटो में बदला था, उसके बाद से संख्या क्या है, 4 आ गई। इधर 6 है, बीच में 5 है, इधर 4 है। ये सब ये साइकिल है, एक ऐसा है जो आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो है यह एक तरह से कहा जाए 10वां क्रिया है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यह चक्र जो होता है आखिरी प्रक्रिया में ही होता है। मतलब कहा जाए
कि मैलिक एसिड पूर्ण रूप से क्रेब्स चक्र का आखिरी चक्र होता है या आखिरी पड़ाव होता है। ये मैलिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में ऑक्सो एसिटिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु साथ में यहाँ पे NAD जो है NAD2H के रूप में कन्वर्ट होता है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ये ऊर्जा हमें 3 ATP के रूप में प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हाफ O2 से हम H2O का निर्माण कर ले रहे हैं। ये क्रिया क्या है, डिहाइड्रोजनेज की क्रिया होती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन, तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्वाभाविक है कि ये चौथा डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है। देखिए जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है वहां वहां हमें ATP का लाभ हो रहा है, और जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया हो रही है वहां पे मुख्य रूप से हमें 3 ATP का लाभ हुआ है। ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब एक तरह से वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिसके कारण हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है आगे फर्दर जाकर के किस में बदल जाता है, एस्पायरेटिक एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे एक और चीज है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है ये इन रिवर्सल उत्क्रमणीय क्रिया के द्वारा ग्लूटामाइक एसिड में भी परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्रेब्स चक्र के अंतिम में जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हुआ है वह एस्टिल कोएंजाइम से मिल करके फर्दर क्रेब्स चक्र पुनः प्रारंभ कर देता है, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर कोएंजाइम ऐसे मिलते हुए लगातार यही साइक्लिक क्रिया करती रहती है। इसी नाते इसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। प्रारंभ करती थी। तो इस प्रकार से हम पायरुविक अम्ल के प्रत्येक अणु से आश्रित होने पे CO2 के कुल 3 अणु उत्पन्न होते हैं, और CO2 का एक अणु जो है एग्जीक्यूटिव कार्बोक्सिलेशन पर तथा CO2 के 2 अणु क्रेब्स चक्र में उपस्थित होता है। ये ऑक्सिलेटरी इसके क्रेब्स चक्र के पहले जो पायरुविक है उसमें एक अणु चला जाता है, 2 अणु यहाँ पे आपको CO2 हमें क्या होगा, देखिए एक यहाँ प्राप्त हुआ है, दूसरा कहाँ प्राप्त हुआ है, आप जोड़ करके हमें पुनः सारी चीजें, एक यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, एक यहाँ प्राप्त हुआ है, 2 अणु यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे, कंज्यूम देखिए प्राप्त होंगे। उसके बाद क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, तो इस नाते हमें यहाँ पे भी 2 एक तरह से दिख रहे हैं, बनते हैं। अतः ग्लूकोज के एक अणु के गुण ऑक्सीकरण में CO2 के 6 अणु प्राप्त होते हैं, यानी 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, एक आपका पायरुविक एसिड में हो गया। और उसके पहले जैसे ग्लाइकोलाइसिस की जब क्रिया हो रही थी, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जब क्रिया हो रही थी, यानी ध्यान रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में 2 CO2, उसके बाद से क्लीवेज ऑफ पायरुविक एसिड में 1, यहाँ पे 2 CO2, यहाँ पे 1 CO2, और क्रेब्स चक्र में साइकिल में 2 CO2 का हमें प्राप्तिकरण होता है, यानी 6 2 अणु बनते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड वाले में भी हो जाएंगे 2, ध्यान रखिएगा। तो 2 2 4 2 6, यानी ग्लूकोज के एक अणु से, यानी ग्लूकोज के एक अणु से हमें 6 CO2 को भी प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है ये कितना महत्वपूर्ण है हमें ATP को प्राप्त करने के लिए। देखिए आगे फर्दर इसमें जो है हम आपको इसका सारांश, कल मतलब आने वाले वीडियो में हम आपको एक समरी देंगे। समरी में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का द्वारा हमें
कितना एटीपी का लाभ हुआ, कितने CO2 का लाभ हुआ, कितने H2O हमें कंज्यूम करने पड़े, या फिर हमें नेट रेट में हमें एटीपी का लाभ कितना हो रहा है। इस प्रकार से क्रेब्स चक्र में कितने टर्म में होता है, क्रेब्स चक्र 1 में होता है कि 2 में होता है, तो इन तमाम सारी चीजों को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, साथ में उसी के साथ हम कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये शटल के रूप में व्यवस्थित रहता है। शटल एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बिना कोई काम संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन गिराई या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवर्तन जो है कई पदों में पाए जाते हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उसी का जिक्र करेंगे। अगर आपको हमारे इस प्रकार से पढ़ाए हुए चार्ट दे रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करें। थैंक यू।